नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश दखल बर्दाश्त नहीं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। जैसे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे दुनिया में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध की तपिश कम नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया पर परमाणु हमले का संकट गहराता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इशारों में पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी है। पुतिन का इशारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट की तरफ था। रूसी सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन में जो हो रहा है, यदि कोई उसमें दखलंदाजी का इरादा भी रखता है तो रूस इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो कोई भी रूस को धमकी देगा उसे हम बिजली की तेजी से और घातक तरीके से जवाब देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास इसके लिए सभी जरूरी हथियार हैं। हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं जिन पर कोई और घमंड नहीं कर सकता। यूक्रेन के मामले में दखलंदाजी करने वाले देश अगर हमें धमकी देते हैं तो रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी हिचकिचाएगा नहीं। पुतिन ने सीधे तौर पर तो परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका इशारा सीधे तौर पर परमाणु हथियारों पर ही था। रूस ने कुछ दिन पहले ही इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस का दावा है कि यह मिसाइल दुनिया में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमले को एक स्पेशल ऑपरेशन बताया। उन्होंने कहा, रूसी सेना अपने सभी मकसद को जरूर पूरा करेगी। हमारे सैनिक बड़े पैमाने पर संघर्ष को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। यह हमारे देश के लिए असल खतरा है। यूक्रेन के साथ अपने बीते रिश्तों को याद करते हुए उन्होंने कहा, रूस हमेशा यूक्रेन के साथ सहानुभूति रखता था और एक दोस्त, एक कॉमरेड और एक भाई के तौर पर काम करता था। हम एक आजाद यूक्रेनी राज्य के बारे में सोचते थे। हमने सोचा था कि यह हमेशा एक दोस्ताना राज्य रहेगा। हमने सोचा था कि हम एक साथ विकसित होंगे और एक दूसरे को मजबूत करेंगे, एक दूसरे की आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वहां पर रूस के विरोधी पैदा होंगे। हम इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकते। तो एक बार फिर से रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर से परमाणु हथियार की धमकी दी है, और इस बार जिक्र करते हुए जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट है उसकी बात भी यहां पर सामने आ रही है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन में जो भी दखलंदाजी करने या अगर हमें धमकाने की कोशिश करता है तो हमारे दुश्मन देश याद रख लें कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो बिजली की तेजी से, जो बिजली की गति से हमारे दुश्मनों को नष्ट कर सकते हैं, और हमें उन हथियारों पर गर्व है। तो एक बार फिर से यहां पर रशिया के राष्ट्रपति ने धमकी दी है और साथ ही यूक्रेन में जो हो रहा है उसको एक स्पेशल ऑपरेशन बताया, और फिर से इस बात को उन्होंने दोहराया कि ये स्पेशल ऑपरेशन है और जो भी हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, उसको रशिया जरूर हासिल करेगा। और जो जिस तरह से रशिया ने एक बार फिर से धमकी दी है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों का जिक्र किया है, और इसमें क्या कुछ उन्होंने बात की है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आप लोगों से करवा देता हूं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नल जी है रिटायर्ड जे सोडी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की इस खास पेशकश में। मोहम्मद अली शाह जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से पुतिन ने एक बार फिर से धमकी दी है, इसके पहले भी वो धमकी देता रहा है, और जब जंग की शुरुआत से पहले उसने धमकी दी थी तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पुतिन धमकी दे रहा है और कभी यूक्रेन में वो सीधा हमला नहीं करेगा। लेकिन धमकी दी, उसके बाद फिर उसने यूक्रेन में सीधा हमला भी किया, और एक बार फिर से वो धमकी दे रहा है। उसने कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो हमारे दुश्मनों को बिजली की गति से नष्ट कर सकते हैं, और इन हथियारों पर हमें गर्व है। और सामने जो हथियार भी आ रहा है इसका जिक्र भी सामने आ रहा है, वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का भी सामने आ रहा है। तो आप इस बार उनकी धमकी को किस तरह से देखते हैं? भाई, किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये अलग बात है कि वो बाद में वो उस बात को अंजाम देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई भी हो,
प्रेसिडेंट पुतिन ही नहीं, कोई भी हो, उसकी धमकी को अगर हमने हल्के में लिया और बाद में उसने वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा था, तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे और बहुत देर हो चुकी होगी तब तक। तो जी हाँ, प्रेसिडेंट पुतिन पे आते हैं तो 24 फरवरी से पहले लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये शायद ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, यहाँ पे दुश्मन को अपने घुटनों पे लाया जाता है, बिना गोली चलाए, बिना हथियार चलाए, बस धमकी देके। तो किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के पास, आपको बताऊं, 25 जनवरी 1995 में एक ऐसी नौबत आई थी जहां पे रूस के राष्ट्रपति के पास जो न्यूक्लियर फुटबॉल जो है, जो काला खड़ चमड़ी का जो ब्रीफकेस है, उसकी बटन से रिमोट, इसका केवल कंट्रोल केवल राष्ट्रपति के पास होता है और हमेशा उनके पास रहता है तब। और अब हमने देखा अक्सर प्रेसिडेंट पुतिन पाए गए हैं उनके न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ में, और वो धमकी भी दे रहे हैं। और उन्होंने पहले दिन पे ही ये कह दिया था कि अगर कोई भी देश इसमें दखलंदाजी देगा तो उनको वो ऐसा सबक सिखाएगा जिसने वो उसने इतिहास में नहीं सीखा होगा। तो इसमें बहुत गंभीर वाली बात है ये। और देखिए, दुनिया में 9 देश ऐसे हैं, जैसे आपने खूब फरमाया था पहले, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, और 5 देश ऐसे हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। बल्कि अमेरिका को टेस्टिंग करनी थी आपने ICBM की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, उन्होंने कैंसिल कर दिया अपने टेस्टिंग, क्योंकि कहीं वो रॉन्ग संदेश ना पहुंचे ऐसा कह के। अब पता नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा कि अमेरिका इस युद्ध को रुक के इस फेवर में होगी कि ये देश ये जंग रुके। अब देखिए, 90% न्यूक्लियर हथियार रूस के पास है, अमेरिका के पास अमेरिका के पास में है, और रूस के पास 5,997 हथियार है। अमेरिका के पास 5,428 हथियार है, चीन के पास 350 न्यूक्लियर हथियार है, ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर हथियार है, फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर हथियार है, पाकिस्तान के पास 165 और भारत के पास 160। उसके इजराइल के पास 90 है और नॉर्थ कोरिया के पास 20 है। भलाई देखिए, भलाई 20 हथियार हो या भलाई 5,977 हो, भलाई नॉर्थ कोरिया हो, भलाई अमेरिका या रूस हो, ज्यादा या कम, बस न्यूक्लियर हथियार तो है और इससे काफी डैमेज किया जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है, कई एनालिस्ट बोलेंगे कि नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन शायद न्यूक्लियर हथियार पे नहीं जाएंगे, परमाणु हमले पे नहीं जाएंगे। अब देखिए, उन्होंने ऑयल डिपो पे, उनके तेल डिपो पे हमला किया था, उन्होंने उनके एम्युनिशन डंप पे हमला किया, क्योंकि उन्हें लॉजिस्टिक्स काटने की कोशिश करी, जहां पे कई हद तक लॉजिस्टिक्स उनकी कब्जे में थे। जो हथियार, गोली बारूद, एम्युनिशन था, वो रूस का ही हुआ एक तरीके से, वहां पे भी हमला हुआ, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो परमाणु हमले की तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, मानता हूं, लेकिन बहुत डेवास्टेटिंग इफेक्ट होते हैं। और जिस तरीके के यहाँ पे हथियार इस्तेमाल हो जा रहे हैं इस युद्ध में, वो कई सारे तो जेनेवा कन्वेंशन के बरखिलाफ भी हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन इज क्वाइट केपेबल, वो जो कहेंगे वो कर पाएंगे। जब आप कॉर्नर कर देते हो किसी को, आप अपने हथियार लेके जंगल में जा रहे हैं भाई, हैं भगत भाई, और जंगल में जानवर आ गया जिससे हमें खतरा है, हम हथियार चला देंगे। लेकिन अगर हमारी जान को बहुत बड़ा खतरा है और कोई इंसान आ गया और लाइसेंस वेपन है जी, फिर भी हम 10 बार सोचेंगे भाई गोली चलाएं कि नहीं चलाएं, अगर चलाएं तो टांग पे चलाएं कि नहीं चलाएं। हम फिर भी, मगर हम शायद हो सकता है इस हद तक आए कि हम गोली चला भी लें। तो प्रेसिडेंट पुतिन की जो धमकी जो है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, मेरा मानना ऐसा है कि अगर उनको धक्का दिया जाए वो इसका इस्तेमाल कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल लेकिन अली शाह जी, वो आपने सही यूक्रेन कहा कि जो पुतिन की उनकी धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा सब लोग जिक्र कर रहे थे कि यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रशिया, लेकिन आज 2 महीने हो गए लगातार वहां पर हमले जारी है और यूक्रेन एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कर्नल सोडी साहब, जिस तरह से हथियारों की बात हो रही है कि रशिया में जिस तरह से हथियारों के, अभी जो फिर से परमाणु हथियारों की धमकी दी है पुतिन ने, और जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट की बात यहां पर सामने आ रही है, जो रशिया के पास जो हथियार हैं, जो कह रहा है रशिया कि जिस तरह से हथियार हमारे पास है हम उस पर गर्व करते हैं और हम गर्व करेंगे, और वह हथियार बिजली की गति से हमारे दुश्मनों को खत्म कर सकता है। तो मैं उनके हथियारों का जिक्र करते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि कितना सक्षम है वेस्टर्न कंट्रीज, कितना सक्षम है रशिया के हथियारों को डिफेंड करने के लिए, और आप भी किस तरह से देखते हैं इस धमकी को?
जी। दम है। दम इसलिए है क्योंकि रूस के पास जो आज की डेट में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और बाकी हथियार सिस्टम है, वो दुनिया के सबसे बढ़िया कैटेगरी के इनके पास सिस्टम्स हैं। और तभी जो राष्ट्रपति पुतिन बार बार कहते हैं, ये विश्व को पूरा एक चेतावनी देते हैं कि अगर आपने कोई हरकत की जिससे कि रूस को खतरा आया, तो मैं ये हथियार इस्तेमाल करने से हिचकिचाऊंगा नहीं। हमें याद होगा 24 फरवरी को जब रूस की सेना यूक्रेन में युद्ध करने के लिए जा रही थी, तब राष्ट्रपति पुतिन ने पूरे विश्व को एक टेलीविजन एड्रेस में बोला कि अगर किसी देश ने यूक्रेन की मदद की तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो ना उन्होंने अपने पूरे इतिहास में नहीं सीखा होगा। 20 अप्रैल को रूस ने RS-28 सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्टिंग की, और इस टेस्टिंग से रूस के पास एक ऐसा हथियार आ गया जो कि राष्ट्रपति पुतिन ने भी बोला कि मैं दुनिया में किसी कोने में किसी टारगेट को बर्बाद कर सकता हूं, क्योंकि जो ये सरमट मिसाइल है इसका रेंज 18,000 किलोमीटर है। 18,000 किलोमीटर का मायना है कि वो दुनिया में किसी टारगेट को प्रिसिशन के साथ बर्बाद कर सकता है। रूस के पास एक और बहुत ही बढ़िया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका नाम है R-36 वोयवोगोडा ICBM। इसका जो रेंज है वो है 11,000 किलोमीटर। तो ऐसे जो हथियार रूस के पास है, बाकी किसी देश के पास इस तुलना के हथियार नहीं है। और दूसरी बात यह कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार का तादाद है। तो ये जब हम सारे आंकड़े देखते हैं और हम राष्ट्रपति पुतिन का जो कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसमें डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक साबित किया है कि जो उन्होंने कहा है उन्होंने करके दिखाया है। सारा विश्व कह रहा था कि रूस कभी यूक्रेन में लड़ाई नहीं करेगा, यह आधुनिक समय है, आधुनिक समय में कोई लड़ाइयां नहीं होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने तब भी किया। लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन पे इतना सैंक्शन लगे, ये लड़ाई जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन आज तीसरा महीना चल रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध का, और लड़ाई अभी भी कहीं खत्म होने का नामो निशान नहीं ले रही है। तो ये जो रूस के पास ये जो हथियार का सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे उत्तम श्रेणी का है, और ये सीधा अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों के लिए ये एक सीधी चेतावनी है कि आपने अगर कोई ऐसी हरकत की जिससे कि मेरे को या मेरे देश को कुछ खतरा लगा, तो मैं ये हथियार सिस्टम इस्तेमाल करने से हिचकिचाऊंगा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद यही कारण है कि नाटो भी रशिया से उलझने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो इनडायरेक्टली यूक्रेन की मदद तो कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट यूक्रेन में जाकर या रशिया से पंगा लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। शायद ये वजह है कि जिस तरह से हथियारों को लेकर जिक्र कर रहा है रशिया और उस पर गर्व महसूस कर रहा है, प्राउड महसूस कर रहा है, शायद यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज भी रशिया के इन हथियारों से डरती है। और यही वजह है कि सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं, डायरेक्टली यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई रशिया से उलझना नहीं चाहता है। अली शाह जी, जिस तरह से हथियारों का जिक्र तो किया है पुतिन ने, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहे थे यूक्रेन में, इसलिए हमको अपनी रक्षा के लिए हमको यूक्रेन पर हमला करने वाला। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रशिया का एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि जब इराक में अमेरिका ने हमला किया तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि इराक में बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहे हैं, इससे अमेरिका को खतरा है। क्या ये रशिया का एक प्रोपेगेंडा है जो ये अपने जो उसने हमला किया यूक्रेन पर उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, या वाकई वहां पर यूक्रेन में ऐसा कुछ हो रहा था कि बायोलॉजिकल वेपन तैयार किए जा रहे थे और इससे रशिया को खतरा था जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, या फिर यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है रशिया की तरफ से? जी, इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात कि हकीकत में हो सकता है कि अमेरिका अपने लैब्स में वहां पे तैयार कर रही हो बायोलॉजिकल वेपन यूक्रेन की धरती पे। ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहते हैं बिना धुएं की कोई आग नहीं होती, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, कहीं ना कहीं कोई तो बात होगी। अच्छा, दूसरी बात हो सकती है कि ये आपने फरमाया कि ये केवल एक प्रोपेगेंडा है, ये केवल एक बहाना है कि रूस यूक्रेन पे हमला कर दे। लेकिन अगर रूस यूक्रेन पे हमला करने का ये बहाना ढूंढ रही है, तो बहुत ही केवल ये बहाना काफी नहीं है, केवल एक बहाना काफी नहीं है। उनके पास कई वजह थी यूक्रेन पे हमला करने की, तो ये बहाना, ये प्रोपेगेंडा तो मुझे लगता नहीं इसके कम चांसेस होंगे। अब बात रही कि अमेरिका ने भी कहा था कि जो लैब्स यूक्रेन में थे वो नॉर्मल लैब्स थे, वो बायोलॉजिकल हथियार के लैब्स नहीं थे, वो नॉर्मल लैब्स थे। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ तो भाई, कुछ भी अगर चीज हम छुपा के करेंगे तो जाहिर सी बात है हम गलत कर रहे हैं जी। हम सिगरेट पी रहे हैं बच्चे छुप के, तो गलत पी रहे हैं ना। बड़े अगर पी रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सारे आम पी रहे हैं,
सबके सामने पी रहे हैं, उनके दिल में ऐसे कोई चोर नहीं है कि हम पकड़े जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल लैब्स काफी कवर्ट, काफी छुप के इन पे काम हो रहा था। तो क्यों छुप के क्यों काम होगा, ये यहीं पे एक शक के दायरे पे आ जाता है। लेकिन मगर ये केवल वजह काफी नहीं है कि रूस उन पे हमला कर दे, और कई और वजह थी। और मैं मानता हूं कि भाई रूस को भी उकसाया गया था, ठीक है, मगर केवल अगर बायोलॉजिकल वेपन वहां पे डेवलप हो रहे हैं हम इन पे हमला कर देंगे, नहीं, वो काफी नहीं था। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स की, भाई बायोलॉजिकल वेपन्स लोग चीन ने तो तैयार कर रखे थे। कोरोना आज की तारीख में एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही तो है, और उसके अलावा क्या है, वुहान वायरस जो कि आया वहां से, बाद में तू में हुई चीन की और यूएस की सेना की, कि यूएस की सेना लेकर आई थी मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स के टाइम पे वहां पे वुहान में। अब बात ऐसी है कि रूस जो है अभी बेडर हो गया है, जिसके पास कुछ खोने का डर ही नहीं होता ना, वो बेडर हो जाता है बिल्कुल। अब क्या खोलेगा, इतना कुछ खोने के बाद अब आप ज्यादा क्या उखाड़ लोगे, क्या बिगाड़ लोगे, मैं कितना क्या खोलूंगा जी। तो इसमें जैसे कल सोरी साहब ने समझाया कि पूरे आंकड़े दिए, पूरा बताया कि उनके पास, रूस के पास आज की तारीख में कितनी ताकत है, क्या कर सकता है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, रूस अभी यूक्रेन पे हमला किया, आगे जाकर अगर परमाणु हथियार अगर ऐसी नौबत आई तो मेरा मानना है कि रशिया पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा और वेस्टर्न पावर की तरफ, अमेरिका पे या यूके पे या कनाडा की तरफ, उस तरफ को करेगा, यूक्रेन पे अभी नहीं करेगा। अगर करना भी होगा तो हमने देखा 1940s में जब जापान ने ये पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग कर दी, तब यूएस के पास कोई चारा ही नहीं था। जी। उन्होंने जाके इनके हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया और इतनी कैजुअलिटी हुई, घातक खतरनाक कैजुअलिटी हुई, जिसके नतीजे आज तक वहां पे लोग भुगत रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे या ये आग और आगे, देखिए 66 दिन हो गए हैं, 66 दिन, और ये आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल, बल्कि और आगे बढ़ रही है। तो खतरा इस बात का जरूर है कि केवल परमाणु, केवल बायोलॉजिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन ही नहीं, और खतरा इस बात का है कि और देश, अमेरिका और फ्रांस की सेना, नेटो एक तरीके से वो मेंबर है, वो जाके यूक्रेन में ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि बूट्स ऑन ग्राउंड फाइटिंग के लिए नहीं उतरे, लेकिन ट्रेनिंग तो मिल रही है। इजराइल जो है इंडिया को भी ट्रेनिंग दे रहा है अपने इक्विपमेंट पे, जो इक्विपमेंट हमने उनसे लिए है, और पाकिस्तान को भी दे रहा है। और आपको सोचने की बात यह है, जहां पे इंडियन कैंप और जहां पाकिस्तानी कैंप इजराइल में जो जहां पे ट्रेनिंग मिल रही है, मात्र 2 किलोमीटर का फासला है पाकिस्तान कैंप से इंडियन कैंप से, जहां पे उनको अपने इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग मिल रही है। तो खतरा तो इसमें है कि ये बात और आगे ना बढ़ जाए भागीरथ जी, और इसमें जो यूएस के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो केवल एक तरीके से दिखावा कर रहे हैं वहां जाके कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन और एंटोनियो गुटेरेस भी जा रहे हैं। आपने देखा कल एंटोनियो गुटेरेस यूएन के जनरल सेक्रेटरी पहुंचे थे यूक्रेन, और उसी टाइम पे रूस ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और हमले की गतिविधि बढ़ा दी वहां पे यूक्रेन में। बिल्कुल इसी बात से लेकर पूरी दुनिया चिंतित है कि जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन ने धमकी दी है, कहीं ये धमकी सच साबित ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने अपने हथियारों का जिक्र भी किया और उस पर प्राउड भी फील किया है। सोडी साहब, देखिए, एक तरफ तो रशिया धमकी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी दोस्ती का भी जिक्र कर रहा है। वो कर रहा है कि हम यूक्रेन को अपने एक बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, हम चाहते थे कि वो हमारे साथ हम भी विकसित करें, वो भी विकसित करें, और हमने उसको अपना समझा, लेकिन हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन में हमारे खिलाफ ही वहां पर विरोध होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक तरफ वो धमकी दे रहा है पूरी दुनिया को, तो वहीं पर यूक्रेन से पुरानी दोस्ती का भी जिक्र कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन ने उसके साथ ठीक नहीं किया, धोखा दिया, जिसको हमने दोस्त समझा वही दुश्मन निकला। सही कहा। मैं आपको 2 फेमस कहावत बताना चाहूंगा आपका प्रश्न का जवाब देने से पहले। पहली प्रसिद्ध कहावत है कि प्यार और जंग में सब जायज है, और दूसरी कहावत यह है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, यानी कि आप गाजर भी दिखाइए और डंडा भी मारिए। अब रूस हर तरह के हथकंडे अपना रहा है कि यूक्रेन को कन्विंस करने के लिए कि यूक्रेन हार मान ले, और ये जो बातें कह रहा है और साथ में सेना का भी काफी यूज कर रहा है, काफी फोर्स यूज कर रहा है, ये सिर्फ एक यूक्रेन को बताने के लिए कि यूक्रेन की लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। अन्यथा रूस के पास कोई चारा नहीं रहेगा बजाय उसके कि वो परमाणु या रासायनिक हथियार इस्तेमाल करे,
क्योंकि अब ये लड़ाई इतनी लंबी हो चुकी है कि रूस को भी फर्क पड़ रहा है, यूक्रेन को तो बर्बाद हो ही गया है। रूस का रोज यूक्रेन की लड़ाई में $20 बिलियन का खर्चा आ रहा है। और दूसरी बात, युद्ध जितना लंबा चलता है उतना जो सैनिक लोग होते हैं उनके लिए बड़ा तनावपूर्ण होता है, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो लड़ाई अभी तीसरे महीने में जा चुकी है और रूस भी चाहता है, यूक्रेन भी चाहता है युद्ध खत्म हो। दोनों को एक फेस सेवर चाहिए। और जो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ प्यार की बातें भी कर रहे हैं, वो एक फेस सेवर देने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को, अन्यथा उनके पास कोई चारा नहीं बचेगा कोई ऐसा खतरनाक कदम उठाने से जिससे कि पूरी जो ह्यूमैनिटी है उसमें वो दंग रह जाएगी और लाखों की मौत होगी। हमको याद होगा जब हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम इस्तेमाल किए, एटम बम इस्तेमाल किए, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी चल रही थी और जापान हावी हो रहा था अमेरिका पे। तो 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में एक एटम बम गिराया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि कुछ दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। हिरोशिमा में 1,35,000 लोग मरे, नागासाकी में 64,000 लोग मरे। तबकि जब वहां पे एटम बॉम्ब की जो यील्ड थी या तादाद थी वो सिर्फ 12 से 13 किलो टन थी। आज जो रूस के पास परमाणु हथियार है उसकी जो यील्ड है वो 450 से 500 किलो टन है। अगर रूस ने एक भी ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब यूक्रेन पे गिरा दिया तो लाखों में लोग मरेंगे, जिसकी गिनती करनी भी मुश्किल होगी, क्योंकि इतने पावरफुल बॉम्ब्स हैं रूस के पास। तो ये अब यूक्रेन के हित में है कि इस लड़ाई को खत्म करे, नहीं तो अन्यथा रूस के पास कोई चारा नहीं बचेगा खतरनाक कदम उठाने के अलावा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर चीज़ें नहीं संभल रही हैं और ऐसा चीज़ें सामने आ रही कि इससे और बदतर स्थिति हो जाएगी तो दूसरे ऑप्शन की तरफ यूक्रेन को जाना चाहिए और वो दूसरा ऑप्शन है शांति की तरफ। जो भी कुछ है आपस में बातचीत करके निपटाएं, क्योंकि अगर इस तरह से रिटेलिएशन होती रहेगी तो मुझे नहीं लगता, ना मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि रशिया वापस जाएगा। अली शाह जी, समय कम है तो एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से यूक्रेन में जो अभी जंग चल रही है, रशिया ने इसको एक स्पेशल ऑपरेशन बताया है और कहा है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। जिस मकसद के साथ हम उतरे हैं यूक्रेन में, हमारी सेनाएं जंग लड़ रही हैं, हम उस मकसद को जरूर पूरा करेंगे। तो क्या जंग के साथ यूक्रेन को हराने के अलावा कुछ और मकसद भी है, क्योंकि स्पेशल ऑपरेशन करके कहा है इस बारे में? जी, रूस ने बड़े अक्लमंदी से यूएनओ के आर्टिकल 7 का प्रयोग किया है यहाँ पे। यूएनओ को आर्टिकल 7 जो बोलता है कि अगर किसी छोटे स्टेट को अपने पेरेंट कंट्री से अलग होना है, उसको पूरी इजाजत है, पूरी लिबर्टी है, पूरी छूट है अलग होने की। और अगर उसकी पेरेंट कंट्री उसको तंग करती है, उसको हैरेस करती है, तो वो अपने पड़ोसी मुल्क को लिख सकता है एक सैन्य मदद के लिए। और जब वो सैन्य मदद आएगी तो वो अटैक वॉर नहीं कहलाएगा, वो मिलिट्री एक्शन कहलाएगा केवल। तो उन्होंने वही तो क्या, उन्होंने 21 फरवरी को डॉनबास के 2 इलाके डॉन्स्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वहां पे अपनी डमी सरकार बिठा दी उनको। उसके बाद उनसे लिखवाया गया पीस कीपिंग सेना भेजने के लिए। फिर वहां पे पीस कीपिंग सेना आई वहां पे रूस की, और उन्होंने 24 तारीख को अटैक किया। तो वो यूएन के मुताबिक जंग नहीं है, मिलिट्री एक्शन है। तो इन्होंने बड़े अक्लमंदी से वहां पे काम किया। लेकिन हम सब जानते हैं भागीरथी भाई। अच्छा अली शाह जी, क्या इसका एक रीजन यही वजह है कि इसलिए नाटो भी डायरेक्ट रशिया के साथ नहीं भिड़ रहा, क्योंकि आपने टेक्निकल पॉइंट भी अभी गिनाया है? जी, इसका वजह यह है, नहीं नाटो का वजह यह है कि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक नाटो के राष्ट्र पे हमला हुआ तो सारे नाटो के राष्ट्र मिलकर उस पर हमला करेंगे। अब आप देखिए, जब नाटो की शुरुआत हुई थी केवल 12 मुल्क थे, आज की तारीख में 30 मुल्क आ गए हैं और 2 और मुल्कों के आने की इसमें बात हो रही है। और इसमें फिनलैंड और स्वीडन, अब ये इसमें खतरे की घंटी बड़ी थी। मगर यूक्रेन तो नाटो का मेंबर भी नहीं है। अगर यूक्रेन नाटो के लिए अप्लाई, बिल्कुल तो आपने सही कहा कि नाटो तो हिम्मत नहीं कर रहा है क्योंकि उसके किसी भी देश पर हमला नहीं हुआ, लेकिन ना अमेरिका ऐसी कोशिश करने की जरूरत कर रहा है, क्योंकि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपने गिनाए वो टेक्निकल भी कहीं ना कहीं रशिया के तरफ जाते हैं। और दूसरा, फिर रशिया जिस तरह से धमकी देता है तो यही वजह है कि दूसरे कोई कंट्री रशिया के साथ सीधे उलझना भी नहीं चाहता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से
रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने धमकी दी है और कहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो जंग चल रही है, अगर कोई इसमें कूदने की कोशिश करेगा, कोई बीच में आने की कोशिश करेगा, कोई दखल करने की कोशिश करेगा, कोई दखल देने की कोशिश करेगा, तो ये दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि रशिया के पास ऐसे हथियार हैं जो बिजली की गति से हमारे दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। और लेकिन इससे कहीं ना कहीं इस धमकी के बाद चिंता जरूर और बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से हमारे मेहमानों ने कहा कि जो पुतिन कहते हैं वो करते जरूर हैं। अगर आगे चल के किसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के साथ सीधे उलझने की कोशिश करी तो परमाणु हमले का खतरा यहां पर बढ़ सकता है और फिर से वर्ल्ड वार का खतरा यहां पर बढ़ सकता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।